हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस प्रसाद एंड वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टिसिपेंट्स ऑफ मार्केट के बारे में। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का देख रखा होगा। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था कि किस तरीके से एक आइडिया जो एक इंडिविजुअल लेवल पे होती है वो कैसे एक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है और वो एक पब्लिक कंपनी लिस्टिंग के थ्रू एक स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि हम लोगों ने दुकान कहा था, वो दुकान पे आ जाती है और उस दुकान से जो एक इन्वेस्टर्स होते हैं उसे ओन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो तीन है लोग हैं, जैसे कि इन्वेस्टर, स्टॉक एक्सचेंज और पब्लिक कंपनी, इन तीनों को हम पार्टिसिपेंट्स कह सकते हैं स्टॉक मार्केट के। ऐसे और भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके बारे में आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आइए। ये कुछ नाम है उन पार्टिसिपेंट्स के बारे में, जैसे कि सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ब्रोकर, ब्रोकरेज फॉर्म्स, ठीक है, डीमैट अकाउंट, इन्वेस्टर्स जो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो रिटेल इन्वेस्टर्स या एफआईआई एंड डीआईआई। ठीक है, एफआईआई एंड डीआईआई को ही एक साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। और तीसरे आते हैं स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी समझा था और आगे चल के और भी डिटेल में समझेंगे। हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो पार्टिसिपेंट्स ऑफ स्टॉक मार्केट होते हैं ये वही लोग हैं जिनको जब हम लोग एक साथ लाते हैं तो स्टॉक मार्केट पॉसिबल होता है, स्टॉक मार्केट एग्जिस्टेंस में आता है। ये सभी पार्टिसिपेंट्स जब अपने अपने फंक्शन को अच्छे से प्ले करते हैं तभी स्टॉक मार्केट के जो सारे प्रोसेसेस हैं वो ईजिली फ्लो हो पाते हैं, वरना स्टॉक मार्केट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप लोगों को इस लेक्चर के एंड तक समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अगर इन सभी पार्टिसिपेंट्स में से कोई एक भी मार्केट से आप बाहर हटा देंगे तो स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों को एक और बात मैं पहले बता दूं कि क्यों पहले इतने पार्टिसिपेंट्स नहीं थे, क्योंकि पहले स्टॉक मार्केट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। पर आज के डेट में हर कोई मार्केट में एक्सेस करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसके कारण से चीज़ों को ट्रांसपेरेंट और रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए और भी पार्टिसिपेंट्स को लाना पड़ा गवर्नमेंट के थ्रू, या सिचुएशन डिमांड कर रही थी इसलिए उन्हें आना पड़ा। तो हम लोग इसी बात के संग शुरू करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़ना। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे खुद का पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इनका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है कि ये बहुत स्मॉल साइज इनका ट्रांजैक्शंस होता है। इनके जो ट्रांजैक्शन साइज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। इनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, इनके पास एनालिसिस करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है। इन्वेस्टमेंट करने के पीछे इनका खुद का पर्सनल गोल होता है, जैसे कि रिटायरमेंट सेविंग कह सकते हैं, एजुकेशन फंडिंग कह सकते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेशन कह सकते हैं। आपके और मेरे जैसा जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम गेन करना हो सकता है। ठीक है, एक रिटेल इन्वेस्टर्स को मार्केट में एक्सेस करने के लिए एक ब्रोकरेज फर्म की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में एक और पार्टी का आके खड़ा हो जाता है, जिसे कि हम लोग ब्रोकरेज फर्म कहते हैं। और जो इन्वेस्टर्स होता है वो ब्रोकरेज फर्म पे अपना ऑर्डर प्लेस करता है, और वो जो ब्रोकरेज फर्म होता है वो उसके ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज में एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, आपको रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब मैं आगे चलकर रिटेल इन्वेस्टर्स को और पार्टिसिपेंट्स के संग कंपेयर करूँगा। अभी आगे चलते हम लोग देखते हैं अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में। अब समझिए कि एक रिटेल इन्वेस्टर्स है जिसका नाम है राजा। राजा के पास फंड तो है और वो चाहता भी है स्टॉक मार्केट में पैसा डालना, पर प्रॉब्लम क्या है कि या तो राजा के पास नॉलेज नहीं है, या तो राजा के पास टाइम नहीं है, या उसके पास टाइम है तो राजा रिस्क नहीं लेना चाहता। वो चाहता है कि कोई उसके बिहाफ पे पैसों को इन्वेस्ट कर दे और राजा एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कमा ले, जो कि हो सकता है कि बैंक एफडी रेट से ज़्यादा हो। तो राजा क्या करता है, वो एक ऐसे प्रोफेशनल को ढूंढता है जो कि सर्टिफाइड हो, जिसके पास एकेडमिक डिग्रीज हो और वो स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट हो, जो राजा के बिहाफ पर उसके पैसों को इन्वेस्ट करेगा और जो भी गेन होगा वो अपने कमीशन काट कर राजा को वापस कर देगा। जब ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल एक संग आ जाते हैं तो एक कंपनी बन जाता है, एक कंपनी या फिर आप कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, जिसे कि हम लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कह सकते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने भी सुन रखा होगा, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, पेंशन फंड हो सकते हैं, ये हेज फंड्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती है।
जनरली इन कंपनीज़ के पास बहुत मोटा फंड होता है जो कि जनरल पब्लिक के थ्रू इन्हें मिल रहा होता है और ये उन पब्लिक के बिहाफ पर इन पैसों को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब चलिए कुछ कंपैरिजन की बातें करते हैं। एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास बहुत बड़ा फंड होता है इन कंपैरिजन जो कि हम लोगों ने रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पढ़ा था कि स्मॉलर फंड होते हैं, जिस कारण से मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताना चाहूँगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट के डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं, मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जनरली कंट्रोल करते हैं। और जहाँ तक बात है रिटेल इन्वेस्टर्स का, तो रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, वे सिर्फ मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट को सही तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स प्रिडिक्ट कर लेते हैं तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के डायरेक्शन में उनके साथ मूव करते हुए कुछ गेन कमा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फंड कैपेसिटी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है उसके सामने रिटेल इन्वेस्टर्स कुछ भी नहीं है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास लाखों करोड़ रुपए होते हैं जिनके कारण ये मार्केट को बहुत इजी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। अभी हम लोग उसके साथ इनके पास एक बहुत ही प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास मैंने बताया था कि उतने कैपेसिटी नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं है, हालांकि इनके पास तो जो प्रोफेशनल्स है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हुए हैं। इनके पास रिसोर्सेज है, इनके पास फंड्स हैं, इनके पास टूल्स है, एक्सेस है। एक और डिफरेंस जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में है वो ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें मार्केट को एक्सेस करने के लिए एक ब्रोकरेज फर्म का नीड पड़ता है, हालांकि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रोकरेज फर्म के थ्रू ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा फंड होता है। तो अगर ये चाहें तो मर्चेंट बैंकर्स और अंडरराइटर्स के थ्रू कंपनी के संग डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं। मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है। तो अगर कंपनीज चाहे तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू कर सकती है। इसे बल्क डील या फिर ब्लॉक डील भी कहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स इन मर्चेंट बैंकर्स या फिर अंडरराइटर्स को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास उतना फंड नहीं होता कि वे इन बड़े बड़े जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं इनके कमीशंस को या चार्जेस को हैंडल कर पाए। नॉर्मली जो डील्स होते हैं जो 5 करोड़ के होते हैं या फिर लाखों शेयर्स के होते हैं उन्हीं को अंडरराइटर्स या फिर मर्चेंट बैंकर्स हैंडल करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। इनके मेन डिफरेंसेस भी पढ़ लिए। आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक रिटेल इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में बहुत पावरफुल होता है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिस भी कंपनी में अपने पैसों को डालता है उस कारण से और भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें कॉन्फिडेंस आता है। तो कंपनीज भी चाहती है कि वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू करें जिससे कि उनका मार्केट में वैल्यूएशन और बढ़े। अब हम लोग बात करते हैं ब्रोकर्स क्या होते, कौन होते हैं। ब्रोकर्स वे होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स और स्टॉक एक्सचेंजेस को कनेक्ट करते हैं। इनका ये काम होता है कि ये एक क्लाइंट के बिहाफ पर, जो इन्वेस्टर के बिहाफ पर स्टॉक एक्सचेंज पे बाई और सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं और बीच के प्रोसेस को आसान कर देते हैं। पहले के टाइम में इन्वेस्टर्स स्टॉक एक्सचेंज पे डायरेक्टली विजिट कर बाई और सेल करता था, बट जैसे जैसे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ गए, मार्केट और भी कॉम्प्लेक्स हो गया, नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ गई, जिसके कारण ऐसे बॉडीज़ की ज़रूरत थी जो कि बीच में आकर इन प्रोसेस को आसान कर दे। ब्रोकर्स नॉन गवर्नमेंट कंपनीज होती है, हालांकि इनके ऊपर सारी जो रेगुलेशंस होते हैं वो सेबी ही रेगुलेट करता है। तो ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, बट क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं और इनमें आपस में ही कंपटीशन होता है, जिस कारण से हर ब्रोकरेज फर्म चाहती है वो बेहतर से बेहतर सर्विसेज दे सके, कम से कम कमीशन चार्ज करे अपने इन्वेस्टर्स से। चलिए हम लोग इसके कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। ब्रोकर्स एग्जीक्यूट बाई एंड सेल ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट, दे अर्न मनी थ्रू कमीशन और फीस, जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अब 2 टाइप एक्सचेंजेस के बारे में। अभी तक हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सचेंज के बारे में बहुत कुछ समझ रखा है। भारत में नॉर्मली 2 एक्सचेंज है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंजेस तो और भी है, बट ये 2 फेमस एक्सचेंज है जिसके ऊपर मोस्टली सारे लिस्टेड कंपनीज हमें मिल जाती है। अब हम लोग इसके जब की फीचर्स पढ़ेंगे तो आप लोग को नॉर्मली समझ में आता जाएगा कि एक स्टॉक
एक्सचेंज का फंक्शन क्या होता है, ये होता क्या है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये गवर्नमेंट बॉडी है जो कि चीज़ों को रेगुलेट करती है कंपनीज और इन्वेस्टर के बीच में, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, मैं आप लोग को बता चुका हूँ। थ्रू कंटिन्यूअस बाइंग एंड सेलिंग एक्सचेंज फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी। अभी देखिए, एक दिन में एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स कितने बिके, कितने खरीदे गए, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए करंट प्राइस क्या होना चाहिए, इसे कौन डिसाइड करेगा। अगर कंपनी डिसाइड करेगी तो वो तो बहुत ज़्यादा बोलेगी, इन्वेस्टर डिसाइड करेंगे तो वो कम बोलेंगे। इस कारण से ये ज़रूरी था कि एक बॉडी से डिसाइड करे जो कि स्टॉक एक्सचेंज है, जो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू इस प्राइस को रेगुलेट करती है, ठीक है। रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग, स्टॉक एक्सचेंज इस बात का भी ध्यान रखती है जो कंपनी है वे प्राइस को ओवर फ्लक्चुएट करने की कोशिश ना करे, मतलब प्राइस को बहुत ज़्यादा शो करने की कोशिश ना करे। जैसे कि हो सकता है कि जो कंपनी है वो खुद ही किसी इन्वेस्टर को लोन इशू कर दे कि तुम कंपनी के शेयर्स खरीद लो, जिस कारण से कंपनी के जो शेयर प्राइसेस है वो ऊपर चले जाए। ये इस बात की भी ध्यान रखती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वे किसी प्रकार का फ्रॉड करने की कोशिश ना करें। जैसे कि जो पंपिंग एंड डंपिंग स्ट्रैटेजी होता है, जैसे कि कोई छोटी कंपनी है जिसके पास 1 करोड़ शेयर है आप मान लीजिए, तो कोई बड़ा इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, वो सारे शेयर्स खरीद लेगा। अब इसमें होगा क्या कि मार्केट में सभी जो छोटे इन्वेस्टर है उन्हें दिखेगा कि पैसा जो स्टॉक है बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, तो वे भी उसमें एंटर करने की कोशिश करेंगे और ऊपर में एकदम टॉप में फंस जाएंगे और वो जो बड़ा इन्वेस्टर था वो पैसे अपने बाहर खींच लेगा। तो ऐसे चीज़ें ना हो इस जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज मॉनिटर ट्रेडिंग एक्टिविटी टू एंश्योर इट इज़ कैरिड आउट फेयरली एंड ट्रांसपेरेंटली। तो अगली है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वे कंपनीज में ब्लॉक डील या फिर बल्क डील के थ्रू भी इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे डील को पॉसिबल करते हैं इन्वेस्टर बैंकर, और क्योंकि ये सब डील्स स्टॉक एक्सचेंज से बाहर हो रहे हैं इसलिए इन डील्स को भी रेगुलेट करती है स्टॉक एक्सचेंज। भारत में नॉर्मली 2 एक्सचेंजेस है, NSE एंड BSE, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, FII एंड DII। जैसे कि जब मैं आप लोगों को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पढ़ा रहा था, मैं बताना भूल गया, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर कोई फॉरेन में हो, मतलब कोई फॉरेन की कंपनी हो जिसमें कि प्रोफेशनल्स भारत में पैसा डाल रहे हैं, तो उसे हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। और अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो कि भारत की कंपनी है और उस कंपनी के प्रोफेशनल्स इंडियन कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, तो उसे हम लोग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। इसके अलावा जो सारे फीचर्स होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के, वे सभी कॉमन है FII एंड DII में। सिर्फ इन 2 डिवीज़न से हमें यह समझ में आता है कि फॉरेन का कितना पैसा है कंपनी में और इंडिया के खुद के जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके कितने पैसे हैं कंपनी में। हम लोग जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम लोग इस चीज़ का खास ध्यान रखते हैं कि FII एंड DII का होल्डिंग क्या है, जिसके कारण कि जो इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस आता है कि जो बड़े एनालिस्ट हैं जिनके पास बहुत बड़ा रिसोर्सेज एंड बैकअप्स है, वे लोग भी कंपनी में भरोसा करते हैं। अब बात करते हैं डीमैट अकाउंट का, ठीक है। अब डीमैट अकाउंट का नीड ही क्यों पड़ता है, इसकी बात करते हैं। पहले के समय में जो शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे वे पेपर के फॉर्म में होते थे। इन्वेस्टर गया स्टॉक एक्सचेंज, उसने स्टॉक खरीदे जिससे कि उसे शेयर सर्टिफिकेट मिल गया, वो उसे घर में लाया, अलमारी में रख लिया। पर आज के डेट में सब कुछ डीमटेरियलाइज्ड हो गया है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया है। आपने शेयर तो खरीदा बट आपके हाथ में तो कुछ नहीं आया, तो आप उसे रखोगे कहाँ। तो इसके लिए समझ लीजिए ये आपका एक बैंक है, शेयर बैंक। आपने ब्रोकर के पास ऑर्डर डाला खरीदने का, ब्रोकर ने एक्सचेंज से आपके बिहाफ पर शेयर को खरीदा और एक डीमैट अकाउंट में डाल दिया। अब आप जब भी शेयर को बेचेंगे तो ये आपके डीमैट अकाउंट से निकालेगा और जो भी खरीद रहा होगा आपसे उसके डीमैट अकाउंट में डाल देगा, ठीक है। हम लोग इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। सिक्योरिटीज़ आर स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक शेयर बैंक के थ्रू होता है। रिड्यूसिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद शेयर सर्टिफिकेट्स। शेयर सर्टिफिकेट्स में प्रॉब्लम क्या थे, या तो वो कभी डैमेज हो गया या तो फिर समझिए किसी ने चोरी कर लिया और एक फॉल्स सिग्नेचर कर आपके शेयर्स खुद के नाम पे ट्रांसफ़र कर लिया। तो उन सब केसेस में प्रूव करना, फिर कोर्ट कचहरी, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने के कारण हर कोई इसे ईजिली एक्सेस कर पाता है।
इसे कभी भी कहीं से भी एग्जीक्यूट कर पाता है, बाई एंड सेल ऑर्डर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ेगा। इसे स्टोर करने का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। ठीक है, इन इंडिया अ डीमैट अकाउंट इज मैंडेटरी फॉर ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज एज पर कंपनीज एक्ट 2013। जो लिस्टेड पब्लिक कंपनीज होती हैं उनके लिए कंपलसरी है कि वे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही इशू कर सकती है। हालांकि जो प्राइवेट कंपनीज होती है वे चाहे तो आज भी पेपर फॉर्म इशू कर सकती है। ठीक है, होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग। ठीक है, प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज। प्लेज कुछ नहीं होता, प्लेज मतलब समझिए आपको लोन लेना है तो आपने अपने शेयर्स बैंक के पास गिरवी रख दिए तो उसे ही प्लेज कहते हैं। नॉर्मली भारत में ऐसे 2 बॉडीज़ हैं जो कि डीमैट सर्विसेज देते हैं, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये एक समरी है जो की पार्टिसिपेंट्स के फीचर्स के बारे में बताती है और खासकर ये इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स। आप लोग चाहें तो ये एग्जांपल्स को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, आप लोग को बहुत कुछ ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। एक पार्टिसिपेंट्स के बारे में जो मैंने आपको बताना भूल गया वो है सेबी। देखिए, सेबी है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी तक मैंने जितने भी पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात की है, ये सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं इन सभी के ऊपर है सेबी। ये हेड गवर्नमेंट बॉडी है जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। स्टॉक मार्केट में जो भी होता है उस पर सेबी का नज़र होता है। अगर जो इन्वेस्टर कुछ गलत कर रहा है, जो कंपनी है वो कुछ गलत कर रही है, या फिर स्टॉक एक्सचेंज या ब्रोकर अगर इनके प्रोसेस में कहीं पर लैक है, कहीं डिफ़ॉल्ट है, तो उन सभी को रेगुलेट करती है सेबी। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, पनिश करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। मीन्स सेबी टॉप बॉडी है और स्टॉक मार्केट की हेड है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को क्यों समझना ज़रूरी था बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में, क्योंकि इन सब में से अगर किसी एक को भी हटा दे तो जो फ्लो है वो टूट जाएगा। अगर आप लोगों का कोई फर्दर क्वेश्चन है आप लोग कमेंट में प्लीज़ लिखें, मैं आप लोगों को हेल्प करने में मुझे भी खुशी होगी। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये लेक्चर कैसा था, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो मैं आने वाले लेक्चर्स में उन सभी बातों का ध्यान रखूँगा। थैंक यू।